नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। डीएसएसबी पीआरटी का रिजल्ट आया, आप लोगों को पता होगा। एनडीएमसी की जो वैकेंसीज थी उसके लिए रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट देख के जो जिस प्रकार से जो सिलेक्शन हुआ है उसमें काफ़ी बहुत हाई कट ऑफ के साथ सिलेक्शन हुआ है। और काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो कि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, शायद मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं मैंने भी नहीं किया था कि इस तरह कट ऑफ चली जाएगी। 157 पे आई थिंक जो यूआर है ना, अनरिजर्व्ड है, उनको सिलेक्शन हुआ है। और काफ़ी तेज, काफ़ी शार्प कट ऑफ ऊपर हुई है। 80% मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग के बाद मतलब कट ऑफ आ रहा है। अभी जो फाइनल डोजियर के बाद मुझे होगा, लग रहा है कि शायद इससे भी 4-5 नंबर ऊपर बढ़ जाए। तो मतलब 160 प्लस लाना पड़ रहा है आपको पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि विगत 2-3 वर्षों में बहुत बहुत बड़ा उछाल माना जाएगा। ये क्या कुछ ऐसा जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या कुछ ऐसा चीज़ें बदल गई हैं या किस तरह से लग रही थी? कि पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें इशू तो रहता ही है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये कट ऑफ थोड़ी जो होती है वो ऊपर नीचे या शूट होती हुई दिखती है। कई बार नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट आइडिया तो किसी को कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा ही ये अंदाज़ा है कि अगर आपके एवरेज जो एस्पिरेंट्स हैं आपकी शिफ्ट में, उनसे अगर आपके एवरेज मार्क्स से ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्क्स आपके ऊपर निकल जाने की, है ना। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा वेरिएशन कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। स्टिल नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट एटलीस्ट मुझे तो खैर समझ में नहीं आता कि किस प्रकार होता है। ज़रूर उसका कोई ना कोई टेक्निकल तरीका होता होगा। अब इससे 2-3 चीज़ें हैं कि क्या कुछ इसमें हो। देखिए, जो भी एग्ज़ाम अब कई शिफ्टों में होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन होती है, और उसमें जो मेरिट है वो किसी भी प्रकार से शूट अप हो सकती है। तो ये आपको प्रिपरेशन के दौरान कई चीज़ें ध्यान देनी होगी। मेन चीज़ें जो एक्यूरेसी का और कंसेप्ट को ना अच्छे से करने का। 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आपको। वर्तमान परिस्थितियों में ये भी देखा जा रहा है कि लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर या सिर्फ पीडीएफ से ही सिलेक्शन हो जाते हैं, या इस तरह से कोशिश करके। देखिए, आपको पुराने बेसिक्स की ओर मेरे हिसाब से ज़रूर जाना चाहिए। आप मेरे कोई भी लेक्चर देख लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गहन नॉलेज के साथ साथ आपको मजबूत प्रिपरेशन करनी है तो अच्छी बुक्स को यूज़ ज़रूर करिए, मल्टीपल टाइम उनको पढ़िए, और जब तक वो बुक ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरी बुक्स को मत यूज़ करिए। अब बात जैसे हम कर रहे हैं कि अभी तक तो जैसे केवीएस का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, अगर केवीएस का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ भी होगा, और वहाँ पे फिर चीज़ें माइट भी ऐसे शूट अप कर जाएं। हमें नहीं पता है कैसे क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको फोकस करके ना बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में ना एफर्ट पुट अप कीजिए। बहुत आसान होता है ये बोल देना कि हमारा इस वजह से नहीं हुआ, हमारा उस वजह से नहीं हुआ। आपको ये बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको जेन्युइन अटेम्प्ट, बहुत सीरियस अटेम्प्ट दिया, फिर भी कुछ अंकों से रह गए। तो इसमें एक दुर्भाग्य वाला जो ऑप्शन होता है वो हमारे हाथ में है नहीं, दुर्भाग्य वाला जो पोर्शन है वो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर अपनी बुक्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। कितने भी अच्छे लोग हों, वो उन्हीं अच्छी बुक से ही पीडीएफ तैयार करते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ या सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट की आपके हिस्से में सब कुछ कोई सिर्फ गिना चुना परोस दे और वही पढ़ के हम कामयाब हो जाएं, जी ऐसा नहीं है। अब इतने नंबर से ऊपर तो बच्चों के मार्क्स आए हैं ना, तभी तो ये कट ऑफ इतनी ऊपर गई है। आपको प्रिपरेशन को बहुत इंटैक्ट करना होगा, है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूती से शार्प करने में। बेस किताबों के साथ ज़रूर बनाइए, किताबों को ज़रूर पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, एन नंबर ऑफ़ टाइम पढ़िए। वो किताब ही क्या, जब उसको आपने 2-3 बार नहीं पढ़ा हो तब आपको समझ में आए कि नॉलेज उसकी वर्थ, है ना। केवीएस अगर ऑनलाइन होता है तो इस तरह की शूटिंग मार्क्स की आपकी दिख सकती है, बिकॉज जब तक प्राइमरी भी ऑफलाइन होता था, आप देखेंगे 90-100 मार्क्स के सिलेक्शन होते थे भाई, और ये सच्चाई थी। और इस बार भी मतलब जो मतलब कई सारे ऐसे हैं जिसमें कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन उसी पेपर में होती है जिसमें मैक्सिमम शिफ्ट्स होती हैं, और पीआरटी का कई शिफ्ट में पेपर हुआ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो सारी एडवर्सिटी से कैसे आपको लड़ना है, आपको ये सोचना है। ये नहीं कि सिस्टम ख़राब है, ये हमारा तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, सिर्फ हेट करना कोई उपाय है नहीं। देखो, एंड ऑफ द डे आपको रियलिटी में तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और अंत में सच्चाई यही है कि आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और आप एवरेज से थोड़े अच्छे नंबर ले आते हैं तो शायद नॉर्मलाइजेशन आपको खींच के काफ़ी आगे लेके चला जाएगा, काफ़ी आगे चला जाएगा सीरियसली। और अगर आप एवरेज से थोड़ा नीचे रहते हैं तो शायद आप दब जाएँ। तो आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज से नंबर थोड़े ज़्यादा लाने हैं। तो जो ऑन एन एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा बेटर नंबर हों, तो आप सीधे
चीज़ें आपको बेनिफिट कर सकती हैं। KVS PRT के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं, मन लगा के पढ़िए, अगला बड़ा एग्ज़ाम वही हो सकता है। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सब मिला जुला के बुक्स को इज्जत दीजिए। और KVS के लिए तो बड़ी समस्या है, KVS के लिए कोई एक बुक से सारा कुछ आपका कवर भी नहीं होगा। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और अलग अलग कंटेंट को लेके चलिए। मैथ के लिए 7th 8th की पहले NCERT करनी शुरू करो, वही टॉपिक्स हैं। छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू करो। 7th 8th 9th की NCERT आप पकड़ के उसको 10-15 दिन में फिनिश करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मुझे मैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूँ। सिर्फ इस तरह सोचो कि मुझे टॉपिक अच्छे से समझना है, मैं 7वीं क्लास का या मैं 8वीं क्लास का बच्चा हूँ, है ना। तब देखिएगा मज़ा किस प्रकार से आएगा। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। इतने शॉर्ट्स नोट्स बनाने का मतलब नहीं कि पोथी बना के रख दो, शॉर्ट नोट बनाओ, फिर मज़ा लीजिए, है ना। इसी सिस्टम से होके ही सिलेक्शन की ओर आप जा पाएंगे, इसी एटीट्यूड के साथ जा पाएंगे। नेगेटिव एटीट्यूड आपको डुबा देगा। थैंक यू।